हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अर्थ ही एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पाई जाती है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए लैंड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। तो ये जो होता है कि ये जो अर्थ है ना हमारी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जो जब ओवरलैप होते हैं ना आपस में, तभी वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमें इनके मेजर डोमेन्स के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं पहले लिथोस्फेयर के बारे में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। तो हमारी धरती का जो सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन मतलब हमारी ज़मीन, वो है लिथोस्फेयर। गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ से, हमारी ज़मीन से ऊपर की तरफ हम जब देखते हैं, वो होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी दूसरी गैसेस। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। और इनके अलावा, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के अलावा, एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है हाइड्रोस्फेयर का। आधे से ऑलमोस्ट, मतलब देखिए ना, जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। तो जो हाइड्रोस्फेयर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ के लिए और हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो जो इन तीनों का, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर ही लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इनका इंटरेक्टिंग जोन जो बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही कम पतला होता है कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। अब हम लिथोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर जो होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का। ये बना होता है चट्टानों का। रॉक्स मतलब होता है चट्टानें। अर्थ क्रस्ट की, जिसमें बहुत ही थिन लेयर ऑफ सॉइल, बहुत ही पतली लेयर ऑफ सॉइल होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2 मेजर डिविजन्स हैं इसके, मतलब लिथोस्फेयर के 2 मेजर डिविजन्स हैं, जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स। जो सारे ओशन हैं वर्ल्ड के, वो आपस में कनेक्टेड हैं, मगर सारे जो लैंड मासेस हैं हम देखते हैं वो तो कनेक्टेड नहीं हैं। Level of sea water remains same everywhere. Elevation of land is measured from the level of sea water which is taken as 0. जो सी वाटर होता है वो तो हर जगह एक जैसा ही होता है, मगर जो एलिवेशन ऑफ अर्थ है, सॉरी एलिवेशन ऑफ लैंड जो है, लैंड की जो हाइट होती है वो हम मेजर करते हैं सी लेवल से, और सी लेवल को हम मानते हैं 0। मतलब सी की हाइट जो है वो 0 है, और सी की हाइट से ऊपर ऊपर ऊंचा 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 जितना उठता जाता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। और उससे ही किसी भी चीज़ की, माउंटेन की, लैंड की, प्लेट्यू की हाइट मेजर की जाती है। अब देखिए, ये हमें वर्ल्ड की कंट्रीज, सॉरी वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं और ओशंस बताए गए हैं। ये देखिए, ये जो पीच कलर है इसमें हमें बताया गया है नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा। येलो में, जो डार्क येलो है, ये है साउथ अमेरिका। लाइट ग्रीन में है अफ्रीका। पर्पल में यूरोप। और ये जो येलो है ये है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। और ये पिंक में आइलैंड कॉन्टिनेंट है हमारे देश, हमारी दुनिया का, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और बाकी जो 4 हमारे ओशंस हैं, मेजर ओशंस, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक ओशन। और एक हमारा ये एक और कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिक। इस पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है, और इसके पास है सदर्न ओशन। अब हमें बताया गया है कि जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है अबव द सी लेवल। हम सी लेवल से मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की हाइट, तो सी लेवल को हम 0 मानते हैं, और सी लेवल से लेकर माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8848 मीटर्स है। और ग्रेटेस्ट डेप्थ जो हमें आज तक की मिली है वो है मरियाना ट्रेंच में, जो कि है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है, और पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, और जिसकी जो डेप्थ है वो है 11022 मीटर्स। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं, इसमें ये देखिए जो ब्लू बॉक्स है इसमें क्या दिया गया है कि एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया के थे, वो पहले मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। और किस दिन चढ़ा था? डेट थी 29 मई 1953। और जुंको ताबेई जो कि जापान की थी, वो पहली वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 16 मई 1975 को। और जो पहली इंडियन वुमेन थी
इंडियन वुमेन जिन्होंने क्लाइम किया था वो थी बचेंद्री पाल, और उन्होंने क्लाइम किया था 1984 को, और डेट थी 23 मई। अब हम पढ़ते हैं मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो हमारी दुनिया में 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि हमने मैप में देखा था, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिक। अब एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का, और वो कवर करता है टोटल 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब 1/3 एरिया तो जो है दुनिया का वो सिर्फ और सिर्फ एशिया में ही आ जाता है। देखिए हमने देखा था ना यहाँ पे, ये देखिए जो ये येलो पोर्शन है, लाइट येलो वाला, ये कितना बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अर्थ का। अब जो है जो कॉन्टिनेंट है वो मेनली जो लाई करता है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में करता है। हमने हेमिस्फेयर्स के बारे में पिछले प्रीवियस जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें पढ़ लिया है। और इसमें से एशिया में से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड, और ये सेपरेट होता है यूरोप से। देखिए एशिया और यूरोप जो है उनका लैंडमास आपस में मिला हुआ है, मगर हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है, और डिवीजन हम मानते हैं यूरल माउंटेन्स से। तो हमारे जो एशिया और यूरोप हैं वो डिवाइड होती हैं यूरल माउंटेन से, और कंबाइंडली अगर हम एक साथ देखें तो हम यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाकर बोलते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप जो है वो छोटा है एशिया से, और पड़ता है हमारे वेस्ट साइड में एशिया के, और आर्कटिक सर्किल है वो यूरोप से पास करता है, और इसके अराउंड जो वाटर बॉडीज़ हैं वो देखिए कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। ये देखिए आर्कटिक सर्किल यूरोप है, इसके ऊपर आर्कटिक सर्किल है। अब देखिए कौन सी वाटर बॉडी है इसके अराउंड वाटर बॉडी, एक तो आर्कटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन पड़ रहा है इसके अराउंड। देखिए आगे देखते हैं हम, आगे हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, इसमें से, और अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों की तीनों पास करती हैं। ये देखिए यहाँ पे मैप में, देखिए अफ्रीका जो है, अफ्रीका से तीनों पास कर रहे हैं, इक्वेटर भी पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास कर रही है। और किसी भी कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों जो है वो पास करते हों, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के साथ ऐसा है। और अफ्रीका जो है वो मेनली, मतलब कुछ पार्ट जो है इसका वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, और मेनली जो बड़ा पार्ट है वो इसका वो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में। और दुनिया का सबसे बड़ा गरम डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में ही मौजूद है। अब आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। पहला कौन सा था? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक नैरो पैसेज ऑफ लैंड से, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं आपस में, एक बहुत ही पतला सा लैंड का एरिया है। लैंड एरिया जब दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है, एक पतला लैंड एरिया जब दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। और ये वाला जो लैंड एरिया है इसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है। अब नॉर्थ अमेरिका के आसपास कौन कौन से ओशंस पड़ते हैं? एक तरफ पैसिफिक, एक तरफ अटलांटिक, और थर्ड वाला आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, थर्ड कौन सा है। अब ये देखिए साउथ अमेरिका के बारे में बताया गया है। साउथ अमेरिका है मोस्टली जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसके आसपास 2 ओशंस हैं। इसमें वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। ये देखिए यहाँ पर है हमारी साउथ अमेरिका। देखिए यहाँ पे ये एंडीज़ माउंटेन रेंज है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, मतलब जिस रिवर में सबसे ज़्यादा पानी रहता है वो है अमेज़न रिवर, वो भी है हमारे साउथ अमेरिका में ही। अब इसमें आगे है हमारे एंडीज़ जो हैं, ये हमने देख लिया, और अमेज़न के बारे में भी हमने पढ़ लिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल, जो कि अफ्रीका में है। दुनिया की लार्जेस्ट रिवर जिसमें सबसे ज़्यादा पानी रहता है वो है अमेज़न, जो कि साउथ अमेरिका में है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो है, ऑस्ट्रेलिया इज़ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज़ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट।
देखिए ये क्या है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एग्जैक्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और ये चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम इसलिए आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे कॉन्टिनेंट पे एक ही कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिक जो है हमारा वो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है साउथ पोल के पास, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। पूरे टाइम 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है इसमें रिसर्च स्टेशन तो हैं मगर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकती है, मतलब परमानेंटली लोग इसमें नहीं रह सकते हैं। मगर बहुत सारे देशों ने इसमें अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं। इंडिया ने इसमें बनाया है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। एंटार्क्टिक में इंडिया के जो रिसर्च स्टेशंस हैं उनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब पढ़ते हैं हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसमें 70% जो है वो वाटर ही वाटर है और 29% सिर्फ लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं होता है, पानी की तीनों फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के तीनों इसमें आते हैं। जैसे कि रिवर भी आएगा, ओशन आएगा, ग्लेशियर्स भी इसी में आएंगे, जो हमारी ज़मीन के नीचे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सब कुछ मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन ओशन। मतलब जो हमारा पूरा वाटर है उसमें से 97% तो ओशन में ही पाया जाता है, और वो उसमें इतना खारा होता है, इतना नमक होता है उसमें कि हम उसको पी नहीं सकते हैं, फिर किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ 3% ही वाटर है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल है, जो कि ग्लेशियर्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर इन सब में मौजूद है। और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, मैं जैसे मैंने बताया कि बहुत ही स्मॉल परसेंटेज हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। और डिस्पाइट, मतलब हम ब्लू प्लैनेट तो बोलते हैं हमारे इसको, अर्थ को, उसके बावजूद भी हमारे ब्लू प्लैनेट पर पानी की बहुत कमी है। यूजेबल वाटर, जो वाटर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी भारी कमी है। ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ओशंस जो है वो काफ़ी बड़ा पार्ट, 97% जो है वो तो ओशंस ही हैं हाइड्रोस्फीयर का, और वो आपस में जुड़े हुए हैं। ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशन वाटर जो है वो हमेशा चलता रहता है, और ये चलता है, इसके जो मूवमेंट के 3 मेजर कारण हैं, वो है वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। ये वेव, टाइड्स, ओशन करंट्स ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो 5 जो ओशंस हैं, जो मेजर हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न ओशन जो है वो काफ़ी रिसेंटली ऐड किया गया है। वैसे उस सदर्न वाला जो पोर्शन है उसको भी पहले पैसिफिक ही बोलते थे, बट अब इन्होंने ऐड कर दिया है सदर्न को भी। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है, और 1/3 ऑफ द अर्थ में पैसिफिक ओशन ही फैला हुआ है। इसमें मरियाना ट्रेंच है जो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है। अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में लाई करता है। पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है, और ये कवर करता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के आसपास ये पड़ता है। अब अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि एस शेप्ड का है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड को और यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, टूटी फूटी सी, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है ना, बहुत ही सीधी सी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे, अंदर बाहर, इस टाइप से जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, उसको हम बोलते हैं इंडेंटेड। तो इनकी जो अटलांटिक ओशन है इसकी इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, इरेगुलर है। तो यही कारण क्या है कि इस इंडेंटेड कोस्ट लाइन की वजह से इस पर नेचुरल पोर्ट्स बन सकते हैं, और इसी वजह से इस ओशन में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री, दैट इज़ इंडिया। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम पर रखा गया है, वो है हमारे देश के नाम पर। शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इंडियन ओशन की जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, और ये है किसके आसपास है, एशिया के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के। सदर्न ओशन जो है एनसर्कल करता है पूरे के पूरे एंटार्क्टिक को 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। आर्कटिक ओशन लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल में, जो सराउंड करता है नॉर्थ पोल को, और वो कनेक्ट, जो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। आप मैप में देखिएगा, मैप में आपको पता लगेगा, जो हमारा पैसिफिक ओशन है और आर्कटिक ओशन है, बेरिंग स्ट्रेट आता है बीच में, उससे बिल्कुल, मतलब उससे अलग अलग होते हैं या फिर उससे जुड़ते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप।
और जिसके नॉर्दर्न कोस्ट पे एक तरफ तो है नॉर्थ अमेरिका और एक तरफ है यूरेशिया। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ के आसपास जो है एक लेयर ऑफ गैसेस है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानट। और ये जो एयर्स हैं, ये जो एयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लानट का। ये हमें देती है हवा जिससे हम सांस लेते हैं और हमें प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं उनसे। और एटमॉस्फेयर जो है ये एक्सटेंड करता है 61,600 किलोमीटर तक। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और जो है हमारा एक्सोस्फेयर। और हमारी जो ये एटमॉस्फेयर है इसके जो लेयर्स हैं इनका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है और इसके टेम्परेचर के बेसिस पे इसकी डिफरेंट प्रोपर्टीज़ हैं। तो जैसे कि अर्थ के जो बिल्कुल पास है वो है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर जाते जाते हैं तो हमने ये पढ़ा था एक्सोस्फेयर तक। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। मतलब जो मेन गैसेज हैं वो हैं हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही करती है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी बची हुई जो पार्ट है 1% में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आर्गन आता है और बाकी दूसरी गैसेज आती हैं। ऑक्सीजन की हेल्प से हम सांस लेते हैं और नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो प्लांट्स हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जो प्लैनेट को गर्म रखने के लिए, क्योंकि जो सन से रेज आती है, सन की रेज आती है, उसकी जो हीट आती है वो बिल्कुल वापस चली जाती है सन को वापस रिफ्लेक्ट होकर। मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही उस जो सन की हीट है उसको कैप्चर करने में हमारे अर्थ की हेल्प करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। और एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती रहती है हाइट के साथ। ये सबसे ज़्यादा जो होती है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वो होती है सी लेवल पे, और जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं डेंसिटी एटमॉस्फेयर की कम होती जाती है। इसीलिए जैसे कि हमको पता है जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको जब वो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनको जब वो ऊपर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि डेंसिटी जो होती है एयर की वो जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वो कम होती जाती है और क्लाइंबर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा जब वो हाइट पर चढ़ते हैं। टेम्परेचर जो है वो भी कम होता जाता है जैसे कि हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी अर्थ पर, और ये जो है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। कुछ जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है और कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है। एयर जो हमारी मूव करती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, और मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है उसको हम बोलते हैं विंड। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ये अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर क्या होता है? द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड, वाटर मतलब हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और जो हमारा तीसरा वाला जो जोन है वो जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा बनता है बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जब मिलते हैं तो हमारा बायोस्फीयर बनता है, और इसी पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। जो बायोस्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे के सारे जो है हमारे जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, अर्थक्वेक्स भी जो आते हैं, डिफरेंट मतलब नेचर के फिनोमिनाज होते हैं, ये सब कुछ बायोस्फीयर में ही होता है। जैसे कि देखते हैं, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द रिवर अनसस्टेबल फॉर ह्यूमन यूज़। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो बायोस्फीयर है हम उसको काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से हम बर्बाद कर रहे हैं? हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। हम
अंधाधुन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अनप्लैंड। हमारा बिल्कुल सिटीज़ हमारी जो है कोई प्लानिंग नहीं है, कहीं भी रोड बना देते हैं। लेक्स और पॉन्ड्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, मिट्टी डाल के उसमें कूड़ा डालते हैं, रिवर्स में हम कूड़ा डाल रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि सुनामी, फ्लड्स, ड्रॉट्स। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, इरेटिक मतलब क्लाइमेटिक फिनोमिनास, कहीं बारिश तो बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं मतलब सूखा पड़ रहा है तो बिल्कुल ही सूखा पड़ रहा है, ठंड कहीं ज़्यादा तो गर्मी कहीं ज़्यादा। ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। Thus, there is a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. तो हमें ज़रूरत है कि जो हमारे अर्थ के रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और एक बैलेंस बना के चलें इन तीनों स्फेयर्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। सो थैंक यू सो मच।